ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। बिहार में चुनाव नजदीक आने के साथ ही वक्फ कानून को लेकर राजनीतिक लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है। पटना में कल मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली आयोजित की, जिसमें बड़ी संख्या में राजनीतिक पार्टियों के नेता भी मौजूद रहे। इस सम्मेलन के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून का विरोध करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनी तो इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। वो कानून जिसे संसद के दोनों सदनों में लगभग 24 घंटे की बहस के बाद पास किया गया था और जिसे रद्द करने का अधिकार किसी राज्य की सरकार के पास है ही नहीं। लेकिन ये जानते हुए भी तेजस्वी यादव ने इस कानून को रद्द करने की हुंकार भरी है। आज बीजेपी ने तेजस्वी यादव के बयान को लेकर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के निशाने पर खासतौर पर समाजवादी नेता थे, जिनकी तुलना उन्होंने नमाजवादी से की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अगर उनका बस चले तो शरिया कानून इस देश में ये लोग लागू कर देंगे। समाजवाद पर यह निशाना उस समय साधा जा रहा है जब पिछले हफ्ते ही संघ ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग की और जिसका कई बीजेपी नेताओं ने भी समर्थन किया है। आज महादंगल में पूछेंगे, क्या बिहार के चुनाव में वक्फ का मुद्दा गूंजेगा? क्या समाजवाद की लड़ाई नमाजवाद पर आई? क्या समाजवादी नेताओं को नमाजवादी बताकर बीजेपी की नजर बिहार के 82% हिंदू वोटरों पर है? सवाल यह भी है कि वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कहकर तेजस्वी यादव मुस्लिम वोटरों की गोलबंदी में जुटे हुए हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन बहस की शुरुआत के पहले वार पलटवार सुनिए। आवाम की सरकार बनेगी, इस बिल को, इस कानून को कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। कल पटना के उसी गांधी मैदान जहां आपातकाल के दौरान लाखों लोग एकत्र हुए थे, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। पार्लियामेंट में पास किए गए कानून पार्लियामेंट के जरिए रद्द भी किए जाते हैं। अगर सुधांशु जी को ये नहीं पता है तो पार्लियामेंट में पिछले 2-3 साल से कर क्या रहे हैं हमें नहीं मालूम। ये बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। फिर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो सरपंच से जुदा के साथ खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। जानते नहीं है सुधांशु जी, व्हाट्सएप वाले ज्ञानी है। फार्म लॉ कहां से पास हुआ था जी? किसान कानून पार्लियामेंट से ना, क्यों वापस लेना पड़ा? तो चीजें तो ऐसे भी डस्टबिन में जाती हैं। लालू यादव परिवारवादी बन गए। अब बेटा परिवारवादी से और नवाजवादी अपने को घोषित कर लिए। न इनकी सरकार बनेगी न ये शरिया कानून नवाजवादी लाएंगे। आरएसएस के शीर्ष नेता दत्तात्रेय जी ने हमला किया, धनखड़ जी ने हमला किया, शिवराज जी ने हमला किया। क्या आप समाजवाद सेकुलरिज्म का जो शब्द है आप उसे बेसिक प्रेम्बल से निकालेंगे? काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यूं विधायक निवास। पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है। कुछ देर पहले ही मैं पटना से सीधे स्टूडियो पहुंच रही हूं। पटना में यकीनन गांधी मैदान में बहुत बड़ी तादाद में विरोध प्रदर्शन के लिए लोग पहुंचे हुए थे और वहीं पर तेजस्वी यादव की ओर से यह बयान दिया गया है जिसको लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, क्योंकि आपको बता दें 2 महीने के बाद बिहार में चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। अक्टूबर नवंबर में वहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। क्या वहां के वोटर्स को रिझाने की कोशिश के तहत इस तरह के बयान आ रहे हैं? कई मुद्दे हैं जिसको सुलझाने की करेंगे कोशिश। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के इस वक्त मौजूद हैं। संगीत रागी जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका भारती जी, प्रवक्ता आरजेडी की, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। अनुप्रिया जी, प्रवक्ता जेडीयू की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और साथ ही हमारे साथ
सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद जुड़ चुके हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है विपक्षी दलों पर। सुधांशु जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि समाजवादी नेता, अगर उन लोगों का बस चले तो नमाजवादी शब्द भी ये लोग लेकर आ जाएं? ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स के इतर भारतीय जनता पार्टी को नजर क्यों नहीं आता है, जो बातें कही गई हैं तेजस्वी यादव की ओर से? सुधांशु जी। देखिए, यहां पर अगर सिर्फ संविधान की बात होती तो संसद के द्वारा पारित संविधान का कानून जो संविधान सम्मत है और एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट्स के जजमेंट इसके पक्ष में है, फिर भी अगर उनको इस विषय को लेकर कोई समस्या है तो मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उसके लिए कोई ये कहे कूड़ेदान में फेंक देंगे, तो इसका साफ मतलब है कि संवैधानिक संस्थाओं का, संसद का, न्यायालय का रत्ती भर भी सम्मान उनके अंदर नहीं है। यह वही भावना है जो 50 साल पहले यहां पे दिखी थी इमरजेंसी में, कि मैं अपनी सियासी हार जीत के तराजू पे तोलूंगा, मैं जीतूंगा तो संविधान मेरे लिए है। इंदिरा जी ने कहा हम नहीं जीतेंगे तो संविधान को कूड़ेदान में डाल देंगे। आज यही तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं। और फिर मैंने क्यों यह शब्द प्रयोग किया, आपको स्पष्ट पूछना चाहता हूं। यह वक्फ बोर्ड में वक्फ वल औलाद और जिस ढंग के शब्दों, जिस प्रावधानों के लिए ये वकालत कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं वो प्रावधान दुनिया में कहां है? सऊदी अरब में नहीं है भाई, जो इस्लाम की जन्मस्थली है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम देश, वहां पे नहीं है। टर्की में नहीं है, जहां पे खलीफत रही थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश तो छोड़िए, जहां आईएसआईएस है उस सीरिया और इराक में नहीं है। तो हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन से कि क्या आप टर्की, सीरिया, इराक, सऊदी अरब से ज्यादा कड़ा शरीयत कानून लाना चाहते हैं? ये लोग उठा उठा के संविधान का मुखौटा दिखा के मनुस्मृति की बात करते हैं, वो तो छोड़िए, ये तो शरिया स्क्रिप्ट कर रहे हैं। इन्होंने मौलवी स्क्रिप्ट बनाने का काम किया है। और मैं चैलेंज करके कहता हूं, शरिया के 1 दर्जन प्रावधान ऐसे हैं जो इनकी सरकारों में भारत के संविधान के हिस्से बने। ट्रिपल तलाक, मेहरम, हलाला, हज सब्सिडी और 4 बीबी रखना, वक्फ बोर्ड, ऐसा किसी सेकुलर देश में नहीं है। इसलिए मैंने कहा, और एक लाइन में और कह दूं चित्रा जी, समाजवाद यह कहता है कि पूंजी का वितरण गरीबों के बीच में होना चाहिए, तो जिसके पास ज्यादा संपत्ति है वो वितरण करे। जैसे विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था कि जमींदारों से लो और बांटो, पर ये क्या कहते हैं ना, गरीबों की जमीन लो और उसके बाद उसको हड़प कर मौलवियों के कदमों में रख दो। इसलिए हमने नमाजवाद शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अभय दुबे के पास मैं जाऊंगी, उसके पहले समाज, ठीक है, आरजेडी पार्टी के सांसद मनोज झा, उन्होंने चूंकि आपको लेकर टिप्पणी की है, इसका भी जवाब आप जल्दी से दे दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी कुछ नहीं जानते, वो व्हाट्सएप से जानकारी लेते हैं। कृषि कानून कहां से पास हुए थे, क्या संसद से पास नहीं हुए थे, उन्हें वापस क्यों लेना पड़ा? इसी तरह हर चीजें कूड़ेदान में डाली जाती हैं। सुधांशु जी, ये मनोज झा बोल रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अपनी पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है, मैं तो साफ सीधे कहना चाहता हूं, कृषि कानून संसद ने वापस लिया। मनोज झा जी पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं तो उन्हें पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, उसके बाद संसद से पारित हुआ, संसद से वापस लिया गया। संसद से वापस लिए गए चीज को अगर कोई कूड़ेदान कह रहा है तो मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा होने के बावजूद वो राजद का प्रभाव या एक अल्प शिक्षित मुख्यमंत्री के बचाव में एक पढ़े लिखे प्रोफेसर की बुद्धि पर किस प्रकार का राहु काल आ जाता है, यह उनके वक्तव्य से दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब डिबेट को आगे लेकर चलते हैं। अभय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अभय दुबे जी, सीधे आपके पास आते हुए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुधांशु जी ने जो आरोप लगाए हैं वो आपने सुन लिए। उनका ये कहना है कि संसद से पास कानून है, ये देश हित में है, उसके बावजूद चूंकि आप लोगों को एक खास वोट बैंक को टारगेट करना है, मुस्लिम तुष्टीकरण करनी है, इस वजह से ऐसी खालिस राजनीति विपक्षी दल मौजूदा वक्त में कर रहे हैं। अभय दुबे जी। चित्रा त्रिपाठी जी, महात्मा गांधी कहा करते थे कि जो संविधान, जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा न कर पाए, उस कानून को फाड़ कर फेंक देना चाहिए। यह उन्होंने बरतानिया हुकूमत के खिलाफ कहा था और आज की सरकार का व्यवहार भी अंग्रेजों की सरकार की तरह है। याद रखिए, भारत का संविधान जब पारित हुआ तब बाबा साहब अंबेडकर जी ने घोषणा की 25 नवंबर 1949 को, जब उसको अडॉप्ट किया उसके पहले, कि मुझे प्रसन्नता है कि एक भी आर्टिकल, सिंगल आर्टिकल भी वोट डिवीजन से पास नहीं हुआ, अर्थात सहमति से पास हुआ, समन्वय से पास हुआ।
भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? कृषि के क्रूर काले कानून लाए तो सांसदों को बाहर फिकवा दिया संसद से और पास कर दिया। जमीन छीनने के अध्यादेश लेकर आए तब किसी से नहीं पूछा, एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आए। इस वक्फ के कानून में भी देश को झूठ बोला गया। इस वक्फ के कानून में झूठ बोला कि पहली बार महिलाओं को हम इसके बोर्ड में सदस्य नामांकित कर रहे हैं, जबकि पहले का कानून था 1 से अधिक महिलाएं रह सकती है। इन्होंने उसको सीमित करके 1 महिला कर दिया। इसके बाद इसमें प्रावधान था सेक्शन 52A में कि जो इंक्रोचर्स होंगे, जो कब्जाधारी होंगे, उनको रिगरस इंप्रिजनमेंट ऑफ 2 इयर्स, इन्होंने कठोर कारावास की धारा हटा दी ताकि वो बेलेबल ऑफेंस बन जाए। इन लोगों ने कहा कि कोर्ट नहीं जा सकते, जबकि कोर्ट के कॉग्निसेंस लेने का प्रोविजन था, झूठ की बुनियाद पर रखी। सुप्रीम कोर्ट ने एक तमाचा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सबक सिखा दिया, कहा कि कैसे वक्फ बाय यूजर को आप बदल सकते हैं, ये सिर्फ सांप्रदायिक उन्माद इस देश में फैलाना चाहते हैं। और वो आज मुझे आश्चर्य हुआ, सुधांशु त्रिवेदी जी समाजवाद पर लेक्चर दे रहे हैं। वो सुधांशु त्रिवेदी जी जिनकी पार्टी सदन में और सदन के बाहर कह रही है कि भारत के संविधान में से समाजवाद और सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता को हटा दिया जाए। अरे इस बिहार की भूमि से दोनों शब्द जन्मे हैं, इस बिहार की भूमि की कोख से जन्मे। केटी शाह साहब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे, सबसे पहले उन्होंने प्रस्ताव दिया कि मैं संविधान की प्रस्तावना में, संविधान के प्रावधानों में सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म डालना चाहता हूं। और आज ये सेक्युलर सोशलिज्म के पुरोधा बन रहे हैं। और कल कह रहे थे, मुझे आश्चर्य हुआ, कैसे जेडीयू, कैसे एलजेपी, कैसे जीतन राम मांझी मौन साधे हुए हैं। अरे वो तो इसी आंदोलन से पैदा हुए नेता है। शर्मनाक बात है, इस देश को बांटना चाहते हैं, धार्मिक सांप्रदायिक उन्माद में बांट। इनसे क्या अपेक्षा करेंगे? ये सिर्फ बिहार के चुनाव के लिए इसलिए ये बातें कर रहे हैं ताकि पोलराइजेशन किया जा सके। लेकिन ये बिहार की भूमि है जनाब, ऐसा जवाब देगी कि इतिहास में लिखा जाएगा। आपको इतना परास्त करेगी बिहार की भूमि कि आप इसको याद रखेंगे। बिहार के बुनियादी मुद्दे पलायन है, बिहार के बुनियादी मुद्दे स्वास्थ्य की चरमराती व्यवस्था है, बच्चों का भविष्य लूट लिया है के बाद एक भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटालों से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के 94 लाख बहुत ज्यादा बाकी नहीं, 40 रुपए रोज पर जिंदा है। सुधांशु जी, 40 रुपए। जेडीयू की प्रवक्ता है, वो सत्ताधारी मुख्यमंत्री उन्हीं की पार्टी के हैं। इस वजह से अनुप्रिया जी, बिहार में ये मुद्दे नुकसान तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो वैसे भी मुस्लिम बहुत कम तादाद में वोट करते हैं, उनको बहुत फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जेडीयू की नजर तो रहती है ना। अब ऐसे में अगर वक्फ को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतने आक्रामक तरीके से आगे बढ़ेगी तो आप लोगों के लिए मुश्किलें तो नहीं पैदा होंगी ना। और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द पर भी जो टिप्पणी की गई है कांग्रेस पार्टी की ओर से, उस पर भी जवाब अनुप्रिया जी। चित्रा जी, बिहार की जो जनता है, जो खासकर मुस्लिम समुदाय से जो आती है, वो ठीक कहा कांग्रेस के प्रवक्ता कि बिहार की जनता को बहुत अच्छे से समझ है कि बिहार में होता क्या था। बिहार की जनता भूली नहीं है भागलपुर की दंगा, और भागलपुर के दंगा किस सरकार में हुई, और सरकार ने वैसे आरोपी को बचाने का काम भी किसने किया। बिहार में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अल्पसंख्यक समुदाय से आ रहे व्यक्तियों के लिए लगातार योजनाओं का लाभ कर करके उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूती दी है, यह बिहार की जनता बहुत अच्छे से जानती है। अब तो बिहार में 2005 के बाद में मुझे बता दीजिए कि कौन सा ऐसा दंगा हुआ था। भागलपुर की दंगा किसके शासनकाल में हुई थी? कांग्रेस ने। उसके आरोपी को बचाया कौन था? आरजेडी की सरकार। आपने भागलपुर है, बीच में मैंने मां दुर्गा के अनुयायियों को सुन लीजिए, मुझे पता। अरे छोटे छोटे बच्चों के सिर में गोलियां मार दी, कसूर क्या था उनका? उनका कसूर था कि मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित करने जा रहे थे। अपनी बारी नहीं बोलेंगे, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए, बाकी लोगों के पास प्रियंका भारती भी इंतजार कर रही है, अनुराग भदौरिया जी भी हैं, संजय त्यागी जी भी हैं, और कई दंगे हैं। हाँ। चित्रा जी, आज संशोधन बिल पे बात कर रहे हैं जी। मैं यहाँ पूछना चाहूंगी आरजेडी के प्रवक्ता से कि जब जेपीसी में आपको बोलने का मौका मिला तो आपने क्या बोला? आपने चुप्पी साधे, आपने उस बैठक में बैठ करके बस आपने बिस्किट खाया, चाय पिया और चले आए। आप मुझे बताइए, हमने बतौर सरकार, अरे आपने तो समर्थन कर दिया उसका भाई। अरे भाई बीच में मत बोलिए, हम बता रहे हैं। नहीं, लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए। प्रियंका जी हमने 5 मांगों को रखा और आपको बता दें कि हमारी मांगों को मान भी लिया गया कि पुरानी संपत्तियों पर नए नियम लागू नहीं होंगे। ठीक है, पंजीकरण का समय बढ़ाना होगा,
कलेक्टर की जगह बड़ा अफसर देखेगा, ठीक है, मुतबली की राहत होगी और वक्फ बोर्ड में संतुलन बनाने के लिए। देखिए जिस तरह से वक्फ बोर्ड के जो संशोधन हुआ है, इसके माध्यम से महिलाएं और जो गरीब मुस्लिम है, ठीक है, उनको ताकत मिलेगी। ठीक है, प्रियंका भारती जी की टिप्पणी लेते हुए फिर संगीता जी, अनुराग गुजारा जी, मैं फौरन आ रही हूं, एक लाइन में जल्दी से अपनी बात। आरजेडी जो M-वाइज समीकरण की राजनीति करती है, वो वोटरों की बात करती है, लेकिन कभी भी उनके विकास की बात नहीं करती है। ठीक है, मैं चैलेंज करती हूँ कि 2005 की पहले मुझे बता दे कि ऐसी कौन सी योजनाएं थी मुस्लिम समुदाय के लिए जो उनकी शैक्षणिक मजबूती के लिए था। यादव जब ये बोलते हैं हमारी सरकार बनी तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे, हम राज्य सरकार के तो हिस्से में नहीं आता है। अगर आपकी सरकार बन भी गई तो कहां से लेकर आएंगे वो आंकड़ा जिसके जरिए एनडीए ने इसको पास करवाया है संसद से? और बीजेपी की ओर से बार बार यह भी कहा जाता है कि विपक्षी दलों के पूरे आंकड़े जोड़ लीजिए, 2024 के चुनाव के और भारतीय जनता पार्टी के अकेले जोड़ लीजिए, तो आंकड़ों में आप लोग कहीं खड़े हैं नहीं और मुस्लिम लोगों को झूठ में भरमाने का काम किया जा रहा है, वो आरोप लगा रही है प्रियंका जी। बिल्कुल सही बात है, आंकड़ों की बात आपने की, आपके पास आंकड़े नहीं, वही बात तो हम कह रहे हैं, इनके पास आंकड़े हैं। कल को ये इस तरीके का कानून पास करवा लेंगे कि दलित पिछड़ा गला में आंटे डाल के घूमेगा, हम उसको मान लेंगे क्या? ऐसा कोई भी कानून जो संविधान विरोधी है उसका पूरी तरह से बहिष्कार होगा, उसका जगह कूड़ेदान है। लेकिन बात उसकी नहीं है, बात इस बात की है। टोटल 22 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सुधांशु जी ने, पूरा मैंने सुना। शुरुआत इससे इन्होंने की इस बात से संविधान को कूड़े में फेंक देना चाहती है राजद। कूड़े में संविधान को फेंकने वाले संगठन का सिर्फ एक नाम है, वो है आरएसएस। हर बार संविधान पर प्रहार करती रही है, तो अगर आपको किसी को कूड़े में फेंकना है तो आरएसएस को भेज दीजिए, संविधान का खतरा टल जाएगा। दूसरी बात अपने की, चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जमीनें हैं। बिल्कुल सही कहा सुधांशु जी ने। सुधांशु जी के 3.6% स्वजातियों के पास में 16% जमीनें हैं, बिहार का आंकड़ा है। बाकी 7% अमीर जातियों के पास 62% जमीन है। बंटवारा शुरू कीजिए ना। सुधांशु जी के पास अलग अलग राज्यों में 3 घर है टोटल। चलिए वहीं से शुरुआत कर दीजिए, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ऑर्गेनाइज कर लीजिए, लगे हाथ वो भी करवा दीजिए कि दलित पिछड़ों के पास सारी की सारी जमीनें बांट दी जाएंगी। इसके बाद इन्होंने कहा कि राजद समाजवाद नहीं नमाजवाद पर चलता है। मुझे ये बताइए, भाजपा जिस संगठन से आप बिलोंग करते हैं, किससे शुरू नहीं हुई? आपकी शुरुआती हुई ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, जातिवाद, मनुवाद, गोडसेवाद, हिटलरवाद, मुसल्लीवाद, और इतने से शुरू होने के बाद आपने क्या कराया देश में? कुकर्मवाद, बलात्कारवाद, बहुत सारे वाद, यही वादों से आप जाने जाते हैं। अपने का अपराध के लिए जानी जाती है राजद। अरे भाई, जिस संगठन में खुद मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, जिनकी सीवी का सबसे उच्चतम आपका क्वालिफिकेशन है गुजरात दंगा, वो अपराध पर बात करती है। आपने आखिरी में 4 पंक्तियां पढ़ी थी अदम गोंडवी जी की, उन अदम गोंडवी जी की 4 पंक्तियां मैं और दोहराना चाहूंगी। जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, चंदा दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। 2 पंक्तियां अपनी तरफ से जोड़ देती हूँ। इन संतरों के हाथ लग गया है कि इनका बस चले तो संविधान का काम तमाम कर देंगे। ये है आपकी पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन। लास्ट में आपने खुद कहा अब भाजपा समाजवाद के रास्ते पर चलती है। कल तो आरएसएस ने कल ही परसों कह रहे थे ना समाजवाद को हटा देना चाहिए। कौन से समाजवाद के रास्ते पर चलते तो आरएसएस को हटा दीजिए। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। मुझे लगता है सुधांशु जी इसके बारे में बोले, उसके बाद अनुराग भदौरे जी, संगीत रागी जी, मैं फौरन आप लोगों के पास आ रही हूँ। उन्होंने सीधे आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। सुधांशु जी, जवाब आपका। देखिए प्रियंका जी अभी युवा नेता हैं, जानकारी लेके बोलना चाहिए। अदम गोंडवी जी की जिस कविता की बात कर रही है, किस दौर में लिखी गई है बहन जी? ये कांग्रेस के दौरे हुकूमत में लिखी गई है, इतना तो याद रखिए जिसके साथ आप खड़े हैं। मगर क्या करें साहब, अभी देखिए आपातकाल में लालू जी जेल में थे, अपनी बेटी का नाम मीसा रखे थे। आपातकाल के 50 साल होने पे एक लाइन नहीं बोले, एक लाइन नहीं बोले। और अदम गोंडवी की वो कविता जो कांग्रेस के समय में हुए अत्याचारों के बारे में लिखी गई है, उसको चेपा जा रहा है बीजेपी के ऊपर। इसीलिए मैं प्रियंका जी आपसे कहना चाहता हूं कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं। आरजेडी के लिए कहना चाहूंगा, शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। अब मैं अभय जी की बात का भी जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि साहब कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। अरे इनके नेता तो वो हैं चित्रा, जिन्होंने अपनी पार्टी का अध्यादेश कूड़ेदान में फेंक दिया। अब राहुल गांधी मनमोहन सिंह सरकार का अध्यादेश मीडिया के सामने ऐसे ऐसे फाड़ के फेंक दिए। अब बताइए, गजब के लोग काम करने वाले। अब मैं पूछना चाहता हूं समाजवाद की बात करने वालों से, 39 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास, दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है इन टर्म्स ऑफ लैंड। बताइए कितने अस्पताल है,
कितने स्कूल हैं, कितने यतीम खाने हैं, कितनी बेवाओं के लिए हैं, मुझे जवाब चाहिए। कितनी मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हैं, कितने मुस्लिम रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं, कितने चैरिटेबल काम हो रहे हैं ना। ये समाजवाद वाले देखिए बैठे हुए हैं 39 लाख एकड़ के सरमाए पे दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड, जो सीरिया, इराक और सऊदी अरब से ज्यादा अधिकार चाहता है, जो धेले भर का किसी गरीब मुस्लिम को कुछ नहीं देना चाहता है। और इसीलिए हमने अपने भाषण में कहा, अपनी वक्तव्य में कहा था प्रियंका जी, कि ये लोहिया जी का, ये जेपी जी का, ये कर्पूरी ठाकुर जी का समाजवाद नहीं है। ये तो वो है जो ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम और आतंकवादियों को भाई बहन बेटा कहने वालों का है, इसलिए इसको नमाजवाद कहा। और सुनिए अभय जी, आप तो पढ़े लिखे, आपने कहा समाजवाद शब्द बिहार की धरती से आया। ये बताइए दास कैपिटल की बात 1854, सुनिए 1854 में, सुनिए 1854 में शिकागो हेरल्ड ट्रिब्यून में कार्ल मार्क्स ने सोशलिस्ट लिखा। 1917 में यूएसएसआर बन गया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और आप चेपे दे रहे हैं कि साहब बिहार से आया। मतलब कुछ भी मत चेपिए भाई, कम से कम कुछ यथार्थपरक तथ्यात्मक। अभय दुबे जी, मैं फोन के पास आ रही हूं, संगीत रागी, दोनों लोगों की एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। अब जिसके नाम में ही समाजवाद लगा हुआ है, जरा समाजवादी पार्टी का रुख कर लेते हैं संगीत जी, उसके बाद में फौरन आ रही हूँ। अनुराग भदौरिया जी, उन्होंने पूछा है कि वक्फ के पास इतनी जमीन है तो बताइए कितने अस्पताल, कितने स्कूल, बेवा महिलाओं के लिए कितने काम किए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं, अनुराग भदौरिया जी। लेकिन सुधांशु जी ने बहुत अच्छी बात बोली बीजेपी के लिए। शाम से सुबह तक, सुबह से शाम तक जो नज़र पे चढ़े ही नहीं उतरेंगे क्या? नज़र पे चढ़ते तो सही, तब तो उतरने की बात भी करते। और आपको तो समाजवाद की परिभाषा ही नहीं पता, मुझे लगता है। तो समाजवाद की अगर परिभाषा नहीं पता है तो पढ़ लीजिए। समाजवाद एक विचारधारा और आर्थिक प्रणाली है जिसका उद्देश्य है धन और संसदों को, जो उसको बोलते हैं क्या, संसाधन को समान रूप से वितरण करना। समाज के अरे एक मिनट मेरी बात होने दीजिए। हाँ, संसाधनों को समान रूप से वितरित करना, आर्थिक और सामाजिक समानता लाना समाज के अंदर। और कैसे? सामाजिक न्याय को अपनाते हुए समाज के अंदर में कैसे आर्थिक और समानता लाएंगे। और आप उसको नमाजवाद बोल के, इसके मतलब आप सामाजिक न्याय का अपमान कर रहे हैं, आप सामाजिक समानता का अपमान कर रहे हैं, आप किसी वर्ग विशेष का सम्मान कर रहे हैं, वर्ग विशेष को सपोर्ट करना चाहते हैं। वो लोग जो धन्ना सेठ लोग हैं उनका सम्मान करना चाहते हैं, वो लोग जो 1% लोग हैं जो इस देश की 40% संपत्ति लिए बैठे हुए हैं उनका सपोर्ट कर रहे हैं। देश में 10% जो यहाँ पे टॉप 10% लोग हैं जो देश की 77% संपत्ति लिए बैठे हैं उनका सपोर्ट करना चाह रहे हैं। और 90% लोगों की तो आप बात ही नहीं कर रहे जो अपने संसाधनों के लिए बेचारे तरस रहे हैं। उनको तो आपने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल 5 किलो आटा की लाइन में लगा रखा है। तो आप उनको किसको सपोर्ट करना चाह रहे? पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1990 में भारत के टॉप 10 के पास 34% देश की संपत्ति थी। आज 2025 में वो बढ़ के 57.1% हो गई है। आप उनकी मदद कर रहे हैं, उनको आप पूंजीवाद की मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपको समाजवाद का मतलब नहीं पता है। इसके मतलब समाजवाद के जो लोग हैं जो अपना समानता का अधिकार मांग रहे हैं, जो समाज में सामाजिक न्याय का अधिकार मांग रहे हैं, उनको अपमान कर रहे हैं। आप उनको नमाजवादी बोल के आप उनका अपमान करना चाहते हैं, क्योंकि आप शब्दों से खेलना जानते हो। इसलिए शब्दों से खेलना बंद कीजिए, जनता की समस्याओं को सुनिए, जनता की समस्या का समाधान कीजिए। वोट पाने के लिए एक नफरत की राजनीति को आप बोलना चाहते हो। समाज के अंदर विकास का कोई एजेंडा नहीं है आपके अंदर। अरे आप डंके की चोट पे आपने 22 मिनट की प्रेस की, दुनिया भर की बातें गिनाई। आप गिनाते कि आपने कितना रोजगार दिया, आप गिनाते आपने कितनी महंगाई कम की, आप गिनाते आपने कितना महिलाओं पर अत्याचार कम किया, आप गिनाते आप देश की अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत किया, आप गिनाते आज देश की हालत क्या है। वो नहीं गिना पाए आप क्या गिनाते हो? आप ये जोड़ोगे वहां लय से लय मिला समाजवाद नमाजवाद, ये क्या है? बीजेपी के 11वें नंबर से चौथे नंबर पर आ गई है देश की अर्थव्यवस्था। अब और अर्थव्यवस्था पर कितना डिस्कशन चाहिए आपको? हाँ, इसीलिए अरे आप रोकिए ना, बैटिंग मत कीजिए। आप क्यों बैटिंग करने लग जाती है? वहां बैठे सुधांशु जी, आपका जो जितना नॉलेज है वो है हमारे पास, मैं बोलने जा रहा हूं। आप मत बैटिंग में उतरिए पैड बैट बांध के। मैं इनसे पूछना चाहता हूं सीधी अब संसाधन बोलना तो मैंने ही आपको बताया ना, आप बोल नहीं पा रहे थे। नंबर पे आ गई है, सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, तीसरे चौथे नंबर पे आ गए हैं, फिर भी 80 करोड़ लोगों को आपने लाइन में लगा, यहाँ पे लगा रखा है 5 किलो चावल 5 किलो आटा में। यह है आपकी अर्थव्यवस्था। इतनी मजबूत हो गई है, इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था हो गई कि आप गिना नहीं पाते कि आपने महंगाई कितनी कम कर दी, आप गिना नहीं पाते कि आप कितना
रोजगार सृजित कर दिया आप गिना नहीं पाते, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना आपने डेवलप कर दिया आप गिना नहीं पाते, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने कितनी लगा दिया। ठीक है, अब आप रिपीट कर रहे हैं, मैंने वक्त पर सवाल पूछा था। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है सुधांशु जी से आगे मैं जवाब लूंगी। संगीत रागी जी अब बोलेंगे। संगीत रागी जी, ये आरएसएस की आंखों में क्यों चुभ रहा है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता? ठीक है, उसको इंदिरा गांधी के शासनकाल में लाया गया, ये बात ठीक है कि बाबा साहब आंबेडकर का इन शब्दों से कोई लेना देना नहीं, उनके संविधान में इन शब्दों का जिक्र नहीं था, लेकिन अगर लेकर आया गया समाजवाद इतना व्यापक है, अनुराग भदौरिया जी उसके बारे में विस्तार से विश्लेषण भी कर रहे हैं, क्यों आंखों में चुभ रहा है इतना ज्यादा आप लोगों के? रागी साहब। पहली बात तो यदि अनुराग भदौरिया समाजवाद और साम्यवाद इन दो शब्दों के बीच का अंतर बता देंगे तो मैं आपके पूरे टेलीविज़न चैनल पर कह रहा हूँ, मैं टेलीविज़न चैनल पर आना बंद कर दूंगा। ये जो बकर बकर करते हैं ना आकर के टेलीविज़न चैनल पर, इनको कुछ पता नहीं होता। बकर बकर नहीं, समाजवाद का मतलब बताइए, छोड़िए कहानी आप। समाजवाद का मतलब क्या है? समाजवाद का मतलब नवाजवाद होता है क्या? पहली बार मुझे पता चला कि समाजवाद का मतलब नवाजवाद होता है, ये पहली बार आप देश को बताना चाहते हो। इसके मतलब आप जो नहीं, इसके मतलब जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग जो पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो समाज में पिछड़े लोग हैं, जिनको समान अधिकार चाहिए, जिनका धन और संसाधनों का नहीं धन और संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, उसके विरोधी हैं आप। उसके विरोधी आप नहीं चाहते कि समाज में सबको समान अधिकार मिले, इसलिए आप उसको सेकुलर शब्द हटा देना चाहते हैं, समाजवाद शब्द हटा देना चाहते हैं संविधान से, और यहाँ ज्ञान देने बैठ गए और कहोगे हम प्रोफेसर हैं। किस बात के प्रोफेसर हैं? कहाँ के प्रोफेसर आप, जब आपको यही नहीं पता है कि समाजवाद का मतलब क्या होता है, और बोलेंगे हम प्रोफेसर हैं। आप समाजवाद का मतलब पढ़िए और समाजवाद का मतलब जानिए, और मुझे लगता है शायद आप समाजवाद का मतलब इसलिए जानना नहीं चाहते। एक बार उनको 4 लाइन में साम्यवाद भी बता दीजिए, उसके बाद वो सवाल ही नहीं पूछेंगे। अब उनको समाजवाद नहीं समझना चाहते, अब उनको 4 लाइन में साम्यवाद भी बता दीजिए, उसके बाद वो दोबारा आपसे क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं करेंगे। कमाल की बात करते हैं, ये बोलोगे जो ऐसी बातें कर रहे हैं, समाजवाद का ज्ञान देने यहाँ बैठे। 4 लाइन में उनको साम्यवाद भी बता दीजिए, समाजवाद आपने समझा दिया, साम्यवाद भी बता दीजिए, उसके बाद वो नहीं पूछेंगे आपसे। संसाधनों का आप समान वितरण नहीं चाहते, या अर्थव्यवस्था या धन का समान वितरण नहीं चाहते, आप चाहते एक आदमी धन्ना सेट हो जाए और दूसरा कटोरा लेके खड़ा रहे उसके सामने। नहीं आएगा ना। अब देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, इस तरह के बयान भी एक दौर में हमने देखे हैं। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी चुना है, मैं पूछना चाहता हूं कौन कमेटी है जिसने आपको प्रोफेसर चुना है? ये प्रोफेसर बताएंगे अपने आप को। और यहाँ पे इसका मतलब नहीं है कि समाजवाद का मतलब क्या होता है। कमाल है भाई, ऐसे लोग हैं जो समाजवाद को बोलने लगे। बोलिए, मुझे प्लीज फ्रेम से हटाइए। संगीत देखिए चित्रा जी, जब ये समाजवाद शब्द और पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया, तो आप ये ध्यान रखिए कि उस समय सीपीआई जो थी वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी थी, और ये सीपीआई का दबाव था। आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए, मित्रों की डायरी हम सबको पढ़नी चाहिए। 1957 के बाद केजीबी लगभग प्रधानमंत्री कार्यालय को कब्जे में रख रखा था। 9 कैबिनेट मिनिस्टर थे जिनकी फंडिंग वो किया करते थे, और पत्रकारों की तो छोड़ दीजिए, और पत्रकार समूहों की छोड़ दीजिए, कितने आर्टिकल प्लांट किए जाते थे और कितने शिक्षक और प्रोफेसर्स पेरोल पे थे उस समय। तो समाजवाद शब्द का प्रयोग जो है वो सोवियत संघ के दबाव और अपनी कम्युनिस्ट पार्टी जो उस समय कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रही थी उसके कारण आए। दूसरा शब्द जो है जिसे आप पंथ निरपेक्ष कहते हैं, क्योंकि वो शब्दावली वैज्ञानिक शब्दावली मैंने ही बनाया है, हमारे साथ ही एक टीम है जिसने वैज्ञानिक शब्दावली आयोग में ये वैज्ञानिक शब्द, तो वो पंथ निरपेक्ष है, वो धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है। प्रोफेसर साहब समाजवाद का मतलब बताइए। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में, ठीक है। अब समाजवाद की परिभाषा आपने समझा ली है, उसी के साथ वो भी जानना चाहेंगे। अब ठीक है, एक बार जल्दी से देखिए उनका, ठीक है, समाजवाद का मतलब समाजवाद का 2 लाइन में, बाकी लोगों की अभय दुबे जी अपनी बारी के इंतजार में है, सुधांशु जी बैठे हुए हैं, प्लीज अब समाजवाद के बारे में 2 लाइन में मैं पूछ लेती हूँ, क्यों पड़े हैं आप लोग समाजवाद के पीछे? बताइए संगीत रागी जी, अब आरएसएस के नेता क्यों बयान दे रहे हैं सर के आरएसएस के बड़े लोग? बोलिए। दूसरी बात आपको ध्यान होगा कि जब श्रीमती गांधी सरकार में आई थी तो 15 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वो मुस्लिम संगठनों के द्वारा दिया गया था।
यार क्यों मूर्खतापूर्ण बात करते हो? तुमको अकल तो आराम से, अब व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं एक दूसरे पर प्लीज, अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। संगीत जी जल्दी आप इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए, उनकी बात पूरी हो जाए। संगीत रागी जी आराम से, अब तू तड़ाक नहीं करेंगे प्लीज। जिस समय पढ़ना लिखना शुरू करोगे ना, संगीत रागी जी तू तड़ाक नहीं मुद्दे पर। अरे समाजवाद का मैं मतलब आपको बताओ, पढ़ना लिखना गंभीरता बाद में शुरू से मैंने करना, आपको पढ़ते लिखते सुना थे, है। टीवी पे आके- बोले संगीत अरे रागी यार जी। तुमको तो कुछ भी आराम पता से, नहीं हो, आराम से, हाँ, कुछ वो भी नहीं है पता स्क्रीन नहीं पे हो। अभी, बोलिए, बोलिए। गली के एक छक्कड़ सब नेता की प्लीज, तरह प्लीज, जो है ये वो तरीका आकर के ठीक बात नहीं है ना। करते हो देखिए टेलीविजन समाजवादी चैनल पार्टी पे। के नेता हैं, चुनाव भी दूसरी लड़ बात- चुके हैं वो अनुराग जी, ठीक है अपनी अपने टिप्पणी। दूसरी- प्लीज अनुराग जी आप बोलेंगे तो फिर इस तरह की भाषा आपके लिए इस्तेमाल करेंगे, मैं कब तक चुप कराऊंगी उनको प्लीज। अभी वो अभय दुबे जी की बारी है भाई, उनका समय आप खराब कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी। आप विपक्ष के अभय दुबे का समय खराब कर रहे हैं लगातार उनको टोक कर। अब वो कितने पढ़े लिखे हैं प्लीज अनुराग जी को ऑडियो डाउन, उनकी बात तो पूरी हो जाए। प्रोफेसर साहब हैं ये, संगीत रागी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। 4 दिन में बात पूरी। दूसरी बात जिसे आप मुस्लिम तुष्टिकरण, मैंने आपसे कहा कि 15 सूत्रीय कार्यक्रम जो है मिसेस गांधी को एक मेमोरेंडम के तौर पर संगठनों में सौंपा था, मुस्लिम संगठनों से सौंपा था। और यही कारण है कि उनके आश्वासन के परिप्रेक्ष्य में ये जो शब्द है, और कम्युनिस्टों का दबाव तो साथ में था ही। आपको ध्यान होगा कि उसी समय बहुत सारा तोड़फोड़ और नसबंदी के कार्यक्रम शुरू हुए थे, जैसे मुसलमानों में एक प्रकार की बेचैनी पैदी थी। वो आश्वस्त करने के लिए वो शब्द का प्रयोग किया गया, जिसे आप धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द कहे हैं। वरना संविधान सभा में पूरी बहस होने के बावजूद इन दोनों शब्दों को रिजेक्ट कर दिया गया था। अब रही बात कि क्या 12वीं पास व्यक्ति से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वक्फ बोर्ड के बारे में उसे पता हो कि क्या है क्या नहीं है? उसे क्या पता है कि हलाल इकोनॉमी कितनी बड़ी चीज़ है? इस देश में किस प्रकार से इस देश का इस्लामीकरण किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा? कई बार तो कहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कई बार चलता है कि कांग्रेस पार्टी के जो पंडित नेहरू थे, उनके दादे परदादे जो थे वो कोई हिंदू नहीं थे क्या? कई बार ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही सही था क्या? हाँ। नहीं तो जिस प्रकार से कांग्रेस का गांधी परिवार ने इस देश का इस्लामीकरण किया है, और शुरू से ही मुस्लिम लीग को पंडित नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही उसे खारिज कर दिया कि उनका ये मुस्लिम वो लीग नहीं बच गया है जिन्होंने देश का विभाजन किया था। ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के रिकॉर्ड पर है, जिसे मैं जिक्र कर रहा हूं। लेकिन वो दूसरी 11 बात, सालों से आपकी सरकार बार मेजोरिटी अब आरएसएस के बड़े लोग जब बयान देंगे तो फिर सुधांशु जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ अभय दुबे जी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। मैं जवाब 10 सेकंड में जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। 10 सेकंड में पूरी कीजिए, अभय दुबे जी जवाब देंगे उसके बाद। 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड में पूरी कीजिए, अभय दुबे जी जवाब देंगे। 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड में हलाल बोलिए 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 जल्दी। 10 सेकंड हो गया, 10 सेकंड में बता रहा हूँ। प्लीज अनुराग भदौरिया जी का ऑडियो आप डाउन कर लीजिए। हलाल और समाजवाद लगातार वो बोलेंगे कैसे डिबेट जनता पार्टी की जब बोलिए संगीत रागी जी। जनता पार्टी की जब सरकार आई तो आपको जनता पार्टी की सरकार में आपको ध्यान होगा कि बहुत सारे स्टॉलवर्ड जो थे वो समाजवादी खेमे से थे, चाहे वो राजनारायण जी हो, चाहे मधु दंडवते हो, मधु लीमियो हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो। तो ये एक बहुत बड़ा मजबूत खेमा था जो और इसी वजह से समाजवाद शब्द की एंट्री के खिलाफ भी काम कर रहा था। ठीक है, अब मैं यही कारण था कि ये दोनों शब्द बचे रह गए। ठीक है। यदि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ उस समय ताकतवर होती तो संभवतः उस समय इसका भी निपटारा हो गया होता। ठीक है, बीच में 303 सीटें भी थी कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की, तो क्यों नहीं उसको लेकर आगे बढ़ा गया? मैं ये सवाल लूंगी, लेकिन अभय दुबे जी से पहले जवाब। स्थिति में लौटा अभय दी दुबे गई जी, थी, ये भी लौटा दिया गया। अभय दुबे जी देखिए चित्रा जी, क्या अपेक्षा करेंगे आप? अंग्रेजों की गुलामी में जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी में अपने संस्थानों की बुनियाद रखी है, वो कहते ना जाकी रही भावना दे जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नहीं पढ़ा इन्होंने यजुर्वेद, बृहदारण्यक उपनिषद इन्होंने नहीं पढ़ा। क्या लिखा है उसमें? पहली बार समाजवाद वहां पर आया। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, यह सबसे पहली बुनियाद थी समाजवाद की। और मुझे आज दुख हुआ
कि मेरे बिहार प्रांत का इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता, और वो अपमान का घुट पी कर भी नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जी के जो राजनीतिक दल है वो मौन साधे हुए हैं। केटी शाह साहब ने 15 नवंबर 1948 को जब प्रिएम्बल की डिबेट हो रही थी तब सबसे पहली बार संविधान में 2 शब्द रखे, और पढ़िए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मेरे पूरे संविधान की बुनियाद, पूरे संविधान का बेसिस ही समाजवाद है, इसलिए इस शब्द को अलग से उसमें व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 से 29 तक सेक्युलरिज्म की बुनियाद रखी गई है, उन्होंने इसको नकारा नहीं। उन्होंने कहा कि संविधान की बुनियाद समाजवाद से और सेक्युलरिज्म से है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी पत्रकार वार्ता में यह कहते हैं कि हम और जेडीयू के लोग समाजवादी व्यवस्था के लोग हैं, समाजवादी बुनियाद के लोग हैं, नहीं साहब, आप अडानी और अंबानीवाद की बुनियाद के लोग हो। समाजवाद से आपका कोई सरोकार नहीं है। समाजवाद से सरोकार होता तो बिहार में 5 करोड़ लोग 40 रुपए रोज पर जिंदा हैं प्रधानमंत्री जी। बिहार के 4 करोड़ लोग ऐसे जो 67 रुपीज पर जिंदा हैं रोज पर। 13 करोड़ में से 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी की आग में झोंक दिए गए प्रधानमंत्री जी। यहाँ के संसाधन लूट लिए गए। बिहार के 35,000 जो स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, वो नदारत हैं। 12 लाख कर्मचारी हैं, उसमें से 4,71,000 कर्मचारी यहाँ काम ही नहीं करते हैं, ही नहीं, वैकेंसीज हैं। बिहार के चप्पे चप्पे को लहू लुहान कर दिया। एक 11 साल की मासूम का गला रेता गया, चाकुओं से गोद दिया, 9 घंटे तक हॉस्पिटल के बाहर पड़ी रही। पूरा बिहार प्रांत के हजारों लोग उस हॉस्पिटल के बाहर थे, एडमिट करने से मना कर दिया, उसकी मौत हो गई। रक्त रंजित कर दिया, 300% अपराध बढ़ गए, 8,000% एब्डक्शन के केस बढ़ गए, 4,000 लोग गोपर भ्रष्टाचार। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इन सब के बावजूद अभय दुबे जी, सवाल बड़ा पूछा जाता है ना, कांग्रेस पार्टी बिहार की लड़ाई में कहां खड़ी है। मैं इस सवाल पर आऊंगी क्योंकि आपने बहुत सारे मुद्दे गिनाए, लेकिन उसके पहले सुधांशु जी, उन्होंने जो आरोप आपके ऊपर लगाए हैं उस पर जवाब दीजिए। देखिए, रिवर्स ऑर्डर में जवाब देता हूं। अभय जी के मुंह से कैसे सच सामने निकल गया। बिल्कुल 15 नवंबर 1948 को जब यह सेकुलर वर्ड डालने की बात आई तो केटी शाह जी ने प्रस्ताव रखा। और अभय जी, आपको ना ध्यान हो तो मैं बता देना चाहता हूं इसमें किस किस ने भाग लिया। लोकनाथ मिश्रा, HN मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू और फिर डॉक्टर अंबेडकर। केटी शाह, अरे वही तो मैं कह रहा हूं, मगर डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा? आपने खुद बोला कि उन्होंने कहा इसे रखने की आवश्यकता नहीं है। बता, आपने साफ कर दिया कि डॉक्टर अंबेडकर की जो समझ थी इंदिरा गांधी की इमरजेंसी बुनियाद समझ, जब लोकतंत्र का गला घोटा जा चुका था, मानवाधिकार संबंधित थे, उस समय आपकी उससे ज्यादा थी। अब आप अपने टर्न पे बोलिए सर, अपने अभय दुबे जी, उनकी बात हो जाए, आपके सवालों पर उनका जवाब ले लेते हैं, आप बोलिएगा प्लीज अपने अपने टर्न में। अभय जी, आप तो ढंग से डिबेट करते थे भाई, आप तो ढंग से डिबेट करते थे अपने अपने टर्न पे। अब देखिए, इन्होंने दूसरी बात बोली, सर्वे भवन्तु सुखना। बिल्कुल, समाजवाद आता है तो हिंदू धर्म और संस्कृति से आता है, इसीलिए मंदिरों में भंडारे चलते हैं, गुरुद्वारों में लंगर चलते हैं। किसी दूसरे धर्म स्थल में दिखाइए विदेश में जहां पर मुफ्त का भोजन मिलता हो लोगों को। हमारे यहां सेठ वो बड़ा नहीं माना जाता था प्राचीन काल से लेके, और जब तक अंग्रेजों की सरकार खत्म हुई है आपकी सरकार आने तक, वो जो जिसने ज्यादा मंदिर बनवाए, पाठशाला बनवाए, पौचाला बनवाए, जिसने पेड़ लगवाए, जिसने कुएं खुदवाए, यानी जिसने CSR ज्यादा किया, वो बड़ा माना जाता था। आज की तरह नहीं कि जिसकी कैपिटल और नेटवर्थ ज्यादा है, जिसकी आप बात करते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, समाजवाद देखना है तो भारतीय संस्कृति में जाके देखिए। वो उदाहरण देते हैं कि जिस समय प्रयाग के महामोक्ष परिषद में उस समय सम्राट हर्षवर्धन ने इतना दान दे दिया कि अपने आभूषण दान दे दिए, कीमती वस्त्र दान दे दिए, एक धोती लपेट के आने वाला राजा, वो होता था समाजवाद जो हिंदू धर्म और संस्कृति से निकलता था, ना कि आज का समाजवाद जो आपातकाल के गर्भ में से राजनीतिक सत्ता के दुरुपयोग में निकला गया। दूसरा मैं कोट करना चाहता हूं, लोहिया जी ने एक बात कही थी कि नेताओं को 2 चीजों से दूर रहना चाहिए, समाजवादी नेताओं को। क्या? संतति और संपत्ति, यानी अपना परिवार और पैसा। और आज देखिए क्या गजब की बात है। और नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में यही कहा था कि कर्पूरी ठाकुर जी ने लोहिया जी के इस आदर्श को माना और हम तो अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और ये देखिए, ये जो
अपने भदौरिया जी बोल रहे थे, कह रहे हैं कि इतने लोग गरीब रह गए हैं और इतने लोगों के पास संपत्ति आ गई है। ये तीनों परिवार यहां बैठे, चित्रा जी, मुलायम सिंह जी 1990 के पहले कहा जाता साइकिल पे चलते थे, आज जेट प्लेन उतरता है सफाई में, लाखों रुपए घंटे का किराया कौन देता है। ये गरीब गुरबा का परिवार लालू प्रसाद यादव जी कहते थे, आज जमीनें हड़प हड़प कर बिहार का सबसे अमीर परिवार है। और देखिए अभय जी कितना बढ़िया जवाब दे रहे थे, ये कह रहे हैं कि बिहार के गांवों में रहने वाले का दर्द उसको पता है जिनके नेता हर तीसरे महीने विदेश घूमने जाते हैं, जबकि ना कोई नौकरी करते ना काम धंधा करते, और 3 पीढ़ी से नहीं हुआ कोई नौकरी ना काम धंधा जवाहरलाल नेहरू जी के बाद से। और वही के बाद गजब से 3-3 महीने जाते, 3 महीने के बाद कई हफ्ता विदेश में रहते हैं और फिर आके भाषण देते हैं कि बिहार के गरीब की बात हम करने आ रहे हैं। तो बिहार का अपमान कौन कर रहा है सबको पता। अभय दुबे जी। चित्रा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का समाजवाद, 10 लाख का सूट पहनने वाले का समाजवाद देखिए, 8,000 करोड़ रुपए के प्लेन में घूमने वाले का समाजवाद देखिए, 20,000 करोड़ रुपए की हवेली बनाने वाले का समाजवाद देखिए, 1600 करोड़ रुपए रोज अपने धन्ना सेठ को कमवाने वाले का समाजवाद देखिए, किसानों की आमदनी 27 रुपए रोज कर देने वालों का समाजवाद देखिए, इन लोगों का समाजवाद देखिए कि 1% लोगों के पास देश के 45% संसाधनों का प्रवाह मोड़ देने वालों का समाजवाद देखिए, इनका मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या का समाजवाद देखिए, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स का समाजवाद देखिए, मेहुल भाई, नीरव भाई का, संदेश सराबंधु का समाजवाद देखिए, इनका समाजवाद देखिए तो सही। क्या परिभाषा है समाजवाद की? किसानों की आमदनी 2 गुनी कर दूंगा, 27 रुपए आमदनी कर दी। वो फसलों के दाम मांगने आए तो इनके समाजवाद ने उनको जीप से रौंद कर लखीमपुर खीरी में मार डाला। इनका समाजवाद देखिए, जो हमारी ओलंपियन बेटियां थी वो न्याय की गुहार लगाने आई, दिल्ली के दरवाजे पर तो घसीट कर मारा। इनका यह समाजवाद है। इनका समाजवाद है जो मणिपुर में महिलाओं को नग्न घूमने पर बाध्य कर देता है और हमारे प्रधानमंत्री जाकर सुध तक नहीं लेते। इनका समाजवाद है कि हमारे एमएसएमई को तबाह कर दिया, चीन से न सिर्फ सरहदें पार कराई, व्यापार की सारी हदें पार करा दी, $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट करके हमारे उद्योगों को तबाह कर दिया। इनके समाजवाद की बड़ी खूबसूरत परिभाषा है, देखिए तो सही। राहुल गांधी वो व्यक्ति है, गांधी वो अवधारणा है इस देश की जिसने अपनी समूची संपत्ति देश को दान कर दी। सुधांशु त्रिवेदी जी, हजारों करोड़ रुपए के वो भवन जिसमें आजादी का आंदोलन आहूत किया गया था, इंदिरा जी और सोनिया जी ने देश को आहूत कर दिए। तुम्हारी तरह नहीं है कि संपत्ति को अर्जित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। उन्होंने संपत्ति नहीं, प्राणों तक को आहूत कर दिया। राजीव गांधी जी ने, इंदिरा जी ने इस देश को, अखंड भारत के लिए अपने प्राणों को आहूत कर दिया। उन पर आरोप लगाते हो। समाजवाद की परिभाषा सबसे पहले परिभाषित की बिहार की भूमि ने, बिहार की कोख ने। आज समाजवाद को गाली दे रहे हैं, आज धर्मनिरपेक्षता को गाली दे रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि नीतीश बाबू और रामविलास जी की राजनीतिक दल मौन साधे बैठा हुआ है, जिनका जन्म, जिनकी राजनीति का जन्म ही वहीं से हुआ है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं सुधांशु जी से। ठीक है, चुनौती देता हूं। कभी अंबेडकर, कभी बाबा साहब अंबेडकर ने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने तो कहा कि संविधान की बुनियादी धर्मनिरपेक्षता, कभी विरोध नहीं किया बाबा साहब अंबेडकर ने, सुधांशु जी, इस शब्द का। तो फिर आरएसएस के नजर में क्यों चुभ रहा है? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि यदि सेकुलर वर्ड होना चाहिए तो माइनॉरिटी नहीं होना चाहिए, माइनॉरिटी होगा तो सेकुलर नहीं होगा, क्योंकि सेकुलर देश में कोई माइनॉरिटी नहीं होती है। क्योंकि नेहरू जी का बड़ा आग्रह है कि माइनॉरिटी रहना चाहिए, इसलिए सेकुलर वर्ड नहीं रहना चाहिए। और देखिए अभी मुंह से क्या निकला है जी के, धर्मनिरपेक्ष। अरे भाई, अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष है तो सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे यतो धर्मस् ततो जया कैसे लिखा है? लोकसभा के स्पीकर की सीट के पीछे धर्मचक्र प्रवर्तनाय क्यों लिखा है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज पे अशोक का चक्र, वो सारनाथ का धम्म चक्र है कि नहीं? यही है सेकुलर वर्ड की झूठी व्याख्या। धर्मनिरपेक्ष कह के इस देश के धर्म को कलंकित किया है। और मैं भाई जी बताना चाहता हूं, आपने कहा प्रधानमंत्री जी का 10 लाख का सूट, अब मैं बताना चाहता हूं वो 10 लाख का सूट 3.5 करोड़ में नीलाम किया गया और वो 3.5 करोड़ रुपए गरीब बच्चियों के विद्यालय को दिए गए। ये होता है समाजवाद। और मैं बताना चाहता हूं जो आप लोग कहना चाहते हैं वो समाजवाद क्या था, मैं पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि बड़े उद्योगपतियों के आते थे, तो गांधी जी बिड़ला के यहां रहते थे कि नहीं? जमनालाल बजाज के यहां रहते थे कि नहीं? अब महीनों महीने रहते थे कि नहीं? विनम्रता के साथ और गंभीरता से कहा, अंतिम सांस भी उनकी बिड़ला जी के ही यहां हुई कि नहीं?
भाई हमारा तो कोई नेता किसी उद्योगपति के घर पे नहीं रहता, और हमारे किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ कि मारुति कंपनी बनाई गई और उसमें गांधी परिवार के लोग उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे और सारी की सारी छूट उनको दी गई। हमारे के लिए जितने नेताओं, जितने उद्योगपतियों के आपने नाम लिए, हमारी सरकारों से ज्यादा आपकी सरकारों में कमाया है उन्होंने, हमारी सरकारों से ज्यादा आपकी राज्य सरकारों ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। परंतु मैं बताना चाहता हूं समाजवाद क्या है। 1946 में ये कहते हैं अंग्रेजों से दोस्ती करके जो लोग सत्ता में आए, जब 46 में नेहरू जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे अंतरिम सरकार के रूप में अंग्रेजों के शासनकाल में, वेवल के द्वारा 2 सितंबर 46 को तो 2 समाजवादी नेताओं लोहिया और जेपी ने इसलिए सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था कि क्वीन की निष्ठा की शपथ देनी थी, यूनियन जैक झंडे के नीचे शपथ देनी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल हो गए, नहीं लूंगा। और मगर देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी 46 सरकार में नहीं शामिल थे, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं अंग्रेजों के, सुनिए, अरे सुनिए, अरे साहब उसी संविधान के लास्ट बात सुनिए, उसी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन में शपथ ली है, दान कर दी नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने। मैं पूछना चाहता हूं अंग्रेजों के जमाने में हजारों करोड़ की संपत्ति कमाई कैसे भाई? अगर अंग्रेज सरकार की कृपा नहीं थी हजारों करोड़ की संपत्ति कैसे कमाई? कोई राजे महाराजे थे नहीं जो सैकड़ों साल से थी, इसका मतलब अंग्रेज, अरे वकील थे, बैरिस्टर, तुम्हारी तरह अंग्रेजों की दलाली करके नहीं कमा रहे थे। राजे महाराजे आपके ऊपर तो नहीं अच्छा लगता है, सेनानियों के मुकदमे लड़ते जमाने में, क्योंकि आम आदमी तो भुखमरी में था। वो कह रहे सेनानियों के मुकदमे लड़ते थे तब कमाया था। सेनानी बेचारे इस लायक थे कि लाखों रुपए देते, सेनानियों के मुकदमे लड़के हजारों करोड़ कमाए। देखिए क्या है, राहुल गांधी का प्रभाव आ जाता है अभय जी जैसे पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति के ऊपर। अरे हमारे देश के लोग भुखमरी झेल रहे थे, बंगाल का फिमाइन झेल रहे थे, पहनने को ढंग से कपड़े नहीं थे, और उनके मुकदमे लड़के हजारों का। अरे प्रिवी काउंसिल में जाके अंग्रेजों के मुकदमे लड़े, वाइसराय के मुकदमे लड़े, और इसीलिए अकबर इलाहाबादी ने शेर लिखा था, वो मोतीलाल नेहरू जी के लिए माना जाता है कि वो शेर लिखा था कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। खूब अच्छे। नाभा में जब जेल में थे जवाहरलाल नेहरू तो वाइसराय को 1 मिनट में मोतीलाल नेहरू जी ने फोन करके उनके लिए उनकी सजा माफ करवा दी थी, बगैर माफी मांगे माफ करवा दी थी सजा। इसलिए बहुत सारे इतिहास के तथ्य हैं, समाजवाद, गांधीवाद, नेहरूवाद सबके ऊपर। अबे जी मैं आपके पास आ रही हूं, बहुत देर से समाजवाद को लेकर अनुराग भदौरे कुछ बोलना चाह रहे हैं। अनुराग जी आपके ऊपर आरोप लगे कि देखिए लोहिया जी का समाजवाद था जिसमें परिवारवाद और पूंजीवाद के लिए जगह नहीं थी, और अभी के जितने भी समाजवादी नेताओं को उठाकर देख लीजिए, उन्होंने कहा 90 में मुलायम सिंह यादव साइकिल से चलते थे और आज देख लीजिए उनके नेता, उन्होंने टिप्पणी की है। अनुराग भदौरे जी को देखिए अभी सुधांशु जी ने जो बातें बताई, मुझे पूरा विश्वास है कि 2014 का चुनाव लड़ रहे थे, इसमें कोई मुद्दा नहीं था, ना नेहरू जी थे, ना मोतीलाल नेहरू थे, ना 1946 का कोई मुद्दा नहीं उठाया था उन्होंने जो मुद्दा उठाया था भ्रष्टाचार का उठाया था, महंगाई और बेरोजगारी पे चुनाव जीते थे, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, इतिहास पढ़ा रहे हैं, थोड़ी बहुत तो आंखों की शर्म बचाइए। दूसरी बात इन्होंने बोला भारतीय संस्कृति में समाजवाद है, तो है ना भारतीय संस्कृति में हमारे में समाजवाद है, इसमें आपका क्या योगदान है? हर्षवर्धन इतने बड़े दानी थे, उनमें समाजवाद था ना, तो हर्षवर्धन भी तो हम लोगों के ही हैं, कोई ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के हर्षवर्धन नेता थे, ऐसा तो है नहीं। आपने कहा राजा हर्षवर्धन तो समाजवादी या बीजेपी के तो थे नहीं, वो तो सभी के थे। दूसरी बात आपने कहा यार लोहिया जी के परिवारवाद की बात की, अरे भैया भारतीय जनता पार्टी में तो परिवार ही परिवार भरा पड़ा है, थोड़ी तो आंखों की शर्म कीजिए। नाम गिनाऊं तो अभी उठ के भागने लगेंगे, नाम गिनाऊं मैं अगर शुरू करें राजनाथ सिंह जी से, शुरू करें आदरणीय कल्याण सिंह जी से, शुरू करें सिंधिया फैमिली से, शुरू करें एनसीपी से, शुरू करें शिवसेना से, शुरू करें पासवान जी की पार्टी से, पीडीपी के नेता, टीडीपी के नेता, ये सब कौन है? चौटाला जी, सबके परिवारवाद के साथ आपने सरकार बनाई है, मलाई खाई है सत्ता की। आपको सत्ता की लालच है, सत्ता किसी कीमत पे चाहिए। चुनाव लड़ते हो तो मुद्दे अलग होते हैं, चुनाव जीत जाते हो उसके बाद मुद्दे अलग हो जाते हो, उसके बाद इतिहास पढ़ाने चले आते हो। तो आप जब चुनाव लड़ते हो तो डंके की चोट पे जनता से आंख मिला के बोलो कि हम जब हमारा चुनाव में मुद्दा है, जब हम यहाँ चुनाव लड़ने आए तो हम इतिहास की बात करेंगे, हम मोतीलाल नेहरू की बात करेंगे, हम यहाँ जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, हम अंग्रेजों के जमाने की बात करेंगे। आपकी हिम्मत नहीं होती है, जब चुनाव लड़ने आते हो तो आप बात करते हो किसानों की, बात करते हो युवाओं की बात। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब जब बात निकली है समाजवाद पर तो वो दूर तक जाएगी, इतिहास के आईने से भी बहुत सारे पन्ने खोलकर निकालने होंगे ताकि मौजूदा वक्त में आईने में देखा जा सके कि वास्तव में समाजवाद का सही अर्थ क्या है। लेकिन अब आरएसएस की ओर से यह बात छोड़ी गई है तो यकीनन इस पर राजनीति होनी है और जबरदस्त तरीके से सरकार इस पर निशाने पर है। लेकिन वक्फ संशोधन कानून को लेकर क्या बिहार में राजनीति और ज्यादा गरमाएगी?
किस मुद्दे पर चुनाव में वोट डाले जाएंगे, आगे क्या रहेगी परिस्थिति, बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। इसी के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत। महादंगल में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।